तो सुना अपने लोगों का दर्द महंगाई को लेकर कि किस तरह कमर तोड़ महंगाई हो गई है, लेकिन सरकार खामोश है। ऐसे में आम इंसान करे तो करे क्या। और ऊपर से बीजेपी नेताओं के जो बयान हैं वो और हमारे इन महंगाई के घाव पर तेजाब डालने का काम कर रही हैं। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर एस सोमरा जो राजस्थान विश्वविद्यालय में एचओडी हैं अर्थशास्त्र विभाग के, उनका क्या कुछ कहना है महंगाई को लेकर। महंगाई वैसे तो देखो, जो भी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होते हैं उनमें एक रूटीन का पार्ट है। क्योंकि हमारे जो कंट्री का सिचुएशन है उसमें पेट्रोल और डीजल की प्राइस पहले क्या है, जो पिछली सरकार थी उस वक्त हमारे यहाँ उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट के साथ अटैच कर दिया था। पहले क्या इसमें शैडो प्राइस कंसेप्ट था, वो खत्म कर दिया था। उसमें डे टू डे जो प्राइस चेंज होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में जैसा चेंज आएगा उसी के हिसाब से होगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक विडम्बना ये है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस पे जो गवर्नमेंट के खुद के जो रेवेन्यू अर्निंग रिसोर्सेज के रूप में इसको देख रहे हैं, जिससे बहुत सारे इन्होंने इस पे टैक्स और ये सेस जो लगा दिया, इससे इसकी प्राइसेस अपने कंट्री में एक्स्ट्रा बढ़ रही है बजाय अपने नेबरिंग कंट्री के। तो इससे थोड़ा कंज्यूमर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और चूंकि इनकी प्राइस जब बढ़ती है तो डायरेक्टली ये सभी तरह के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, इन सबसे कंसर्न है। वेजिटेबल्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब बढ़ जाते हैं, इसलिए उसका बूम आता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में क्या है कि पिछले एक लंबे समय से अपनी यहाँ फाइनेंशियल बूम तो है, लेकिन इकोनॉमी जो है बिल्कुल स्टेगनेंट सिचुएशन में है। तो इससे क्या, लोग अपने पैसे को होल्ड करते हैं, वो मार्केट में खर्च नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास सेविंग नहीं है, लेकिन उनको न जाने मार्केट पे ट्रस्ट नहीं है या गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है उनके अंदर इन्वेस्ट करने का उनको हिम्मत नहीं बन रही है। लेकिन वो हालांकि फाइनेंशियल मार्केट में जरूर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं। तो उससे क्या, अर्थव्यवस्था में कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं इससे। तो महंगाई का दर्द लोगों का छलक कर बाहर आ रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में काफ़ी इजाफा हुआ है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस 1.5 महीने में पेट्रोल के दाम 5 रुपये 18 पैसे और डीजल के दाम इस 1.5 महीने में 5 रुपये 48 पैसे बढ़े हैं। और अगर पेट्रोल डीजल को लेकर हम 10 महीने की बात करें तो 10 महीने में पेट्रोल 18 रुपये महंगी हो गई है और डीजल 16 रुपये महंगा हो गया है 10 महीने के दरमियान में। तो वहीं 2014 से अब तक 11 बार एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ी है, तो 2 बार कटौती भी हुई है। महंगाई को लेकर जहां आपने सुनी अलग अलग जिलों से कई लोगों की राय, लोग हैं बस अपना दर्द बयां कर सकते हैं, कर वो कुछ नहीं सकते, क्योंकि करना सरकारों को है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, ये दोनों को जनता के दर्द को मिटाना है। आखिर महंगाई का डोज कब तक। युवा कांग्रेस ने भी महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की, जो महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसको लेकर कांग्रेस अब इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, केंद्र सरकार से ये मांग की जा रही है। युवा कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारें महंगाई को लेकर चुप क्यों हैं। जब सरकार सत्ता से बाहर होती हैं तो खूब प्रदर्शन करती हैं, महंगाई के मुद्दे को खूब भुनाती हैं, लोगों को तमाम तरह के वादे उनसे करती हैं, लोगों से तमाम बातें कहती हैं महंगाई को लेकर, लेकिन जब खुद सत्ता में आ जाती हैं और महंगाई काबू में नहीं होती तो खामोश हो जाती हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 6 सालों में लगातार जनविरोधी फैसले ले रही है। लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल ने शतक बना दिया है। भारतीय युवक कांग्रेस लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आज आम आदमी का जीवन जीना दूभर हो गया है। आज आप गरीब का जीवन, उसकी भोजन की थाली महंगाई हो गई है। आज लगातार परिवहन व्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। तो लगातार ये गरीब विरोधी सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है और जनता को त्रस्त कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल राव है, मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सीधे लोगों से जाकर जाना उनका दर्द। रमेश जी,
आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं महंगाई को लेकर, लेकिन खामोश है सरकार। अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, लोगों का दर्द छलककर सामने आ रहा है, लेकिन सरकार की खामोशी है कि टूटने का नाम नहीं लेती। दूसरी तरफ एक और बात देखिए कि अब लोग भी विरोध नहीं करते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि लोगों को भी अब महंगाई की मार झेलने की आदत पड़ चुकी है? वो जानते हैं कि सरकारें कुछ नहीं करेंगी, कोरा आश्वासन मिलेगा, खाली वादे मिलेंगे। जी, दर्द हद से बढ़ा तो रो लेंगे हम अगर आपसे न बोलेंगे। यह न बोलने की जो बात है कि वो इतना साइलेंट होता है, और जब लोग नहीं बोलते हैं तब ये समझ लीजिए कि शासन और सत्ता के लिए एक नई चुनौती सामने उभर करके आ रही है। महंगाई जो पिछले कई दिनों से जो उस लेवल तक पहुंच गई है कि ये अलग अलग जो जगहों से जो तस्वीरें उभर करके सामने आई, और लोगों का जो अंदर का जो गुस्सा है वह शब्दों से बाहर आ रहा है। सरकारों को भी ये समझ लेना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो एक चिंगारी अंदर से सुलग रही है वह विस्फोट न ले ले। यही कारण है कि लोगों से जब आप सीधा संपर्क करते हो, बात करते हो, तब महंगाई की जो बात आ रही है उभर करके, वह निश्चित रूप से एक चुनौती के रूप में आने वाली है। किसान आंदोलन की बात करो तो वो जो विरोध है वो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन महंगाई के बाद या महंगाई के जो लोगों का जो गुस्सा है वह कहीं ना कहीं छलक रहा है। और अब सरकारों से भी इनकी नाउम्मीदी बढ़ गई है कि नाउम्मीदी बढ़ गई है इस कदर, तो कई बार ऐसा लगता है कि, और सरकारें जब गई है, इतिहास इस बात का गवाह है कि सिर्फ और सिर्फ आलू और प्याज के नाम से जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, बीजेपी को भी यह पता है कि सरकारें किस तरह से जाती है और किस तरह से आती है। जब 2014, 13 और 12 की जब बात करते हैं तो यही बीजेपी की जो सरकारें थी या बीजेपी जो पार्टी थी, वह अच्छे दिन आएंगे के नाम से लेकर के जो एक सत्ता परिवर्तन जो देश में हुआ था उसका जो लोगों ने स्वागत भी किया था। और उस दौर में पेट्रोल की कीमतों में जो कमी तुरंत आई थी उसका लोगों ने स्वागत किया था। लेकिन धीरे धीरे जो आज स्थिति बनी है उसका भी पार्टी को एहसास होना चाहिए, केंद्र में जो बैठे हैं लोगों को भी एहसास होना चाहिए, और सरकार में जो होते हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं यह विरोध की धीमी धीमी चाल ये जो है तूफान का रूप ना ले ले। इसीलिए कई बार ऐसा सोचा जाता है, और जब विपक्ष में होते हैं तब विरोध होता है, और जब सत्ता पक्ष में होते हैं तब चुप्पी साध लेते हैं। यह नहीं चलने वाला, यह लोगों की जो उभर करके जो आवाज़ आई है उससे पता लग जाता है। और एक लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मैं सोचता हूँ जमाने का हाल क्या होगा अगर ये उलझी हुई जुल्फ। रमेश पुरोहित जी, बहुत सही बात आपने कही कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। मैं रोकूंगा आपको रमेश पुरोहित जी। हमारे साथ अर्थशास्त्री पवन धवन जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है पवन धवन जी आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ नमस्कार जी पवन धवन जी, आता हूं मैं आपके पास। उससे पहले जोधपुर से जान लें कि लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से लोग वहां पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं महंगाई को लेकर। जी जितेंद्र। जी भानु, बताना चाहूंगा कि आज जोधपुर के लोग भी काफी आक्रोशित थे। उनकी भी यही थी कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उससे घर परिवार और गाड़ियां वाहन चलाना भी मुश्किल हो रहा है। लगातार जिस तरीके से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आज गैस के दाम देखें तो 800-900 रुपए के करीब हो गए हैं, पेट्रोल के दाम 100 रुपए से बाहर जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अब दिक्कत जो है आम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जो है महंगाई को लेकर लोग भी परेशान है, और सबसे ज्यादा गृहिणी परेशान है, क्योंकि गृहिणी को घर चलाना होता है। सबसे बड़ी बात गृहिणी की होती है जो अपना परिवार चलाती है। जी भानु। जी बिल्कुल। चलिए पवन धवन जी, गैस के दामों की अगर बात करें तो 3 महीने पहले 594 का जो सिलेंडर था वो आज 669 रुपए का आ रहा है, दिल्ली के दाम में बता रहा हूं। 10 महीने में पेट्रोल 18 रुपए महंगी हो चुकी है, और डीजल 10 महीने में 16 रुपए महंगा हो चुका है। 1.5 महीने में पेट्रोल 5 रुपए 18 पैसे और डीजल 5 रुपए 48 पैसे महंगा हो गया है। दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। भानु जी, जैसा पहले भी आपके साथ चर्चा में हमने आंकड़े साझा किए हुए हैं जी कि ये जो पेट्रोल के दामों में तेजी हम लोग को इधर पिछले 10-15 दिन में देखने को मिली है, इसका मुख्य कारण
जो है विश्व स्तर पर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और जो एक समय कोरोना काल में ये क्रूड का प्राइस मार्च एंड में निगेटिव की टेरिटरी तक पहुंच गया था, और उसके बाद तकरीबन 20 से 22 डॉलर पर बैरल पे स्टेबलाइज था, और उस वक्त केंद्र सरकार ने 10 रुपए पेट्रोल पर और 13 रुपए डीजल पर एक लेवी लगाकर अपने राजस्व को बढ़ाने की कोशिश की थी। वो क्रूड प्राइस आज जो है 20 डॉलर पर बैरल से बढ़ के तकरीबन 63 डॉलर पर बैरल हो चुका है। लेकिन जो केंद्र सरकार ने 10 रुपए और 13 रुपए की वृद्धि की थी एक्साइज की, उस एक्साइज की वृद्धि को उन्होंने अब कृषि सेस का नाम दे दिया है इस बजट में, और उसको जनता को राहत नहीं दी है। इसी तरह तमाम जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी कोरोना काल के दौरान जो है अपने टैक्सेस में बढ़ोतरी के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रूड के ऑयल के दाम कम हुए थे, ड्रास्टिकली कम हुए थे, उसका एडवांटेज लेते हुए अपने टैक्सेस को बढ़ाया था। तो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, इन दोनों ने उस अपॉर्चुनिटी को तो यूज किया था, लेकिन जब ये दाम क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तब वो कोई भी चाहे केंद्र या राज्य सरकारें हो, वो जनता को रिलीफ नहीं देना चाह रही हैं, जिसकी वजह से ये हम लगातार इसके जो रिटेल प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल के, उनमें लगातार इजाफा देख रहे हैं, और इवन गैस सिलेंडर्स में इजाफा देख रहे हैं। तो पवन धवन जी, जब कोरोना काल में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था तब भी दाम नहीं घटे थे पेट्रोल के, यानी कि उस वक्त पेट्रोल के दाम जस के तस थे बल्कि और बढ़ ही रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने को भरा जा रहा था इन पेट्रोल के दाम से। और अब अगर आज क्रूड ऑयल के दाम महंगे हैं तब भी पेट्रोल महंगा हो रहा है, फिर भी सरकार ये क्यों कहती है कि हमारे खजाने पर असर पड़ रहा है, जबकि जब कम दाम थे तब भी आपने दाम नहीं बढ़ाए, आप उतने ही पैसे लेते रहे जनता से, और अब भी आप उतने उससे ज्यादा ही पैसे ले रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं सरकारी खजाने पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आपने सरकारी खजाना तो दूसरी तरफ से भर लिया ना पेट्रोल के दामों से। हाँ, नहीं, बिल्कुल ये तो तय बात है, और ये जाहिर बात है कि कोरोना काल में चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, दोनों ने अपने राजस्व की वृद्धि के लिए एक तो पेट्रोल के प्राइसेस और दूसरा लिकर प्राइसेस को बढ़ाकर ही अपने राजस्व को बढ़ाने का टारगेट किया था। लेकिन अब जब ये दाम बढ़ चुके हैं तो मुझको लगता है दोनों ही सरकारों को, सारी सरकारों को, जनता को ये छूट देनी चाहिए। ये जो उस वक्त उन्होंने अपने टैक्सेस में इजाफा किया, अब इकोनॉमी भी क्योंकि अब अपने पुरजोर वापसी वी शेप रिकवरी ले चुकी है, तो अब जनता को इसमें राहत मिलना बहुत ही जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन एक चीज और दीगर है कि अब आज की तारीख में जैसे पेट्रोल और डीजल है, इस पे सरकार कोई भी सब्सिडी नहीं दे रही है जी। ऑयल कंपनीज को कोई भी सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी अंशदान नहीं दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ लेकिन जो इससे ज्यादा प्रभावित होते थे, सरकार की नीति है। सरकार की नीति में ये चीज सामने आई कि जो डीजल का कंजम्पशन किसान यूज करता था, उसको वो डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में जो है, जैसे 6,000 रुपए साल उन्होंने देने की घोषणा की, दे भी रहे हैं, पिछले 2 साल से दे रहे हैं। तो इस तरह के सरकार का ये मानना है कि सब्सिडीज जो हैं वो हम जनता को डायरेक्ट बेनिफिट के नाम पे देंगे, उसके माध्यम से देंगे, और जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं उसमें हम सब्सिडीज, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के रूप में सब्सिडीज नहीं देंगे। ऐसा सरकार की पॉलिसी अब पिछले हमने एटलीस्ट 6 सालों से इस चीज को देखा है कि लगातार जो है सब्सिडीज का पोर्शन जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में आ रहा है, और इनडायरेक्ट बेनिफिट में सब्सिडीज को लगातार कम किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, कोटा से भी हमारे सहयोगी योगेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या कुछ हालात हैं कोटा के, किस तरह से लोग यहाँ पर महंगाई से परेशान दिखाई दिए, और क्या कुछ लोगों का कहना है और क्या कुछ वो मांग कर रहे हैं राज्य से भी और केंद्र से भी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात करें या रसोई गैस सिलेंडर की बात करें या सब्जियों की बात करें,
तो इसका सीधा असर जो है गृहिणियों की पड़ रहा है। जिस तरह से महीने भर का राशन गृहिणी इकट्ठा करके घर पे रखती है और अपने परिवारजन के लिए उसका इस्तेमाल करती है, लेकिन जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर उनके बजट पर पड़ने लगा है। आज ही हमारी कुछ गृहिणियों से बात हुई थी, महिलाओं से बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, रसोई गैस के दाम हैं, सब्जियों के दाम हैं, फल फ्रूट्स के दाम हैं, या और जो राशन के सामग्रियां हैं उनके दाम है, उस पर जिस तरह से बढ़ोतरी की जा रही है, उसका सीधा असर हमारे बजट पे पड़ रहा है, क्योंकि परिवारजन को हमें खिलाना भी है और उनकी पूरी सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखना है। लेकिन जी जिस तरह से सब्जियों में बढ़ोतरी हुई है, दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो वो भी सरकार से टकटकी लगाई भी है। अब यही निवेदन करें कि बस बहुत हुआ, जितनी महंगाई करनी थी कर दी, अब कम से कम इतनी राहत तो दें ताकि गृहिणी अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का पेट पाल सके। यही हालत पेट्रोल डीजल में है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर रोजगार करने वालों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो रोजाना पेट्रोल भराकर अपने रोजगार करने जाते हैं और वापस उसमें से 200 या 500 रुपए मजदूरी करके जब वापस घर लौटते हैं, तो उस पे भी इसका असर साफ तौर पे देखने का मिल रहा है। कई लोग ऐसे हैं कोटा में जिन्होंने अब वाहनों को चलाना बंद कर दिया है, जी जो कि अब सिर्फ साइकिल का सहारा ले रहे हैं या फिर रोजगार करने के लिए जा रहे हैं, तो वो पैदल जा रहे हैं। तो अब वो सरकार से हताश हो चुके हैं और अभी भी उनकी यही मांग है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, उसको कहीं ना कहीं इतनी तो कमी कर दिया जाए ताकि आम जनता की जो जेब है उस पर भारी ना पड़े, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल है और पूरा 10 महीने लोगों को घर में बैठकर निकालना पड़ा है। उस दौरान भी कई बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार से वो यही निवेदन कर रहे हैं कि अब ऐसा ना हो कि लोगों को अपना रोजगार छोड़ना पड़े और सारा कुछ डिपेंड वो पेट्रोल डीजल के ऊपर ही हो जाए। जी बिल्कुल। चलिए रमेश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश पुरोहित, एक सरकार ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। चलिए, सरकार बदल गई, मोदी सरकार भी आ गई, लेकिन महंगाई की मार कहीं नहीं गई। सही कह रहे हैं भानु के मैं कल जोधपुर गया हुआ था। वहाँ पर मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि दूध जो है 50 रुपए किलो था। वहाँ चौहटे लगते हैं, चौहटे में दूध जो है 50 रुपए किलो। आप पूछे, और टैक्सी से आना जाना या इवन दो सिटी बस, उन्होंने भी अपने किराए में वृद्धि कर दी। या क्या करके क्या करें साहब, पेट्रोल और डीजल जो है महंगा हो गया, इसलिए जो है हमको भी ये करना पड़ रहा है। ये सब एक छोटा सा उदाहरण है कि भाई आप दूध हो या पेट्रोल या डीजल से और जो चीज़ें प्रभावित होती है उसका असर। अभी मैं सुन भी रहा था तो बताया गया कि जो है पिछले साल पेट्रोल और डीजल है वो 20-22 रुपए बैरल के हिसाब से जो है रहे थे, और उसका जो लाभ लोगों को नहीं मिल पाया, और उल्टा जो है केंद्र सरकार ने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके और ज़्यादा जो है उसको महंगा किया। कहने का मतलब है कि ये एक आम घर में भी होता है, हर व्यक्ति करता है कि जब बाजार में कोई चीज़ सस्ती होती है तो वो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा खरीद लेता है ताकि कि बुरे वक्त में उस चीज़ का जो है सदुपयोग हो सके। लेकिन आज जब उसी थ्योरी को अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये तकलीफदेह हो जाता है कि जब आपके 20-22 रुपए बैरल पेट्रोल था तब आपने जो है उसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंचा, और आज जब 100 रुपए के पार अगर पेट्रोल और डीजल होता जा रहा है तो जो बुरा वक्त है लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, जो कि रोजाना खाने कमाने वाले जो है मध्यम वर्ग वाला परिवार हो या आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले जो परिवार है, उन लोगों के लिए जो रोज़ाना कमा करके लाता है, अगर 500-600 रुपये अगर वो कमा के लाता है रोज़ का, और 100 रुपये अगर वो पेट्रोल और डीजल में खर्च कर देता है आपका, तो 300-400 रुपये में वह अपने परिवार में क्या तो खाएगा और क्या किस तरह से वो व्यवस्था गुजारा करेगा। लिहाजा चिंता का विषय ज़रूर है, और यह केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा, राज्यों की सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए अगर राजस्थान की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो पैसा आ रहा है सरकार के पास में, वह करीब 38% के से भी ज़्यादा जो है उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है, और अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है कमी है। तो ये जो टैक्स का जो अन्य राज्यों की तुलना में होता है, तभी बहुत पहले से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रहा
कि क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में शामिल कर दिया जाए, ताकि, और ये मांग बीजेपी ने भी करी थी और कांग्रेस ने भी करी थी, लेकिन दोनों पार्टियां इस मामले पर आकर के एक सहमति नहीं बना सकती कि चलो पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में डाल दिया जाए, ताकि जो टैक्स जो है उस पूरे देश में समान रूप से हो और लोगों को एक निश्चित मूल्य पर पेट्रोल और डीजल मिल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। चलिए, सिवाय सरकार जो है अपना राजकोष जो है बढ़ाती है और उस राजकोष में से जो टैक्स जो लग के आते हैं वह बिल्कुल रमेश पुरोहित सही कह रहे हैं आप। रोकूंगा मैं आपको। सुरेश धवल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जालोर से। सुरेश, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले पवन धवन जी, एक सवाल ये बनता है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना सरकारी खजाने को बढ़ाने का जरिया बन चुका है? क्योंकि कहा यह जाता है कि बाजार में जब मांग बढ़ती है तो उसके प्राइस भी हाइक होते हैं। तो क्या पेट्रोल की मांग इतनी बढ़ गई है कि उसके प्राइस हाइक हो चुके हैं? देखिए, ये तय बात है कि अब देश में जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, बिजनेस एक्टिविटीज हैं, ये पूर्वतः कोरोना से पहले वाले स्तर पर आ चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक डेटा आया था जब पावर कंजम्पशन जो है ने एक नया पीक डिमांड का अपना बनाया था, जो फरवरी 2020 के लेवल को भी क्रॉस कर गया था अभी फरवरी 21 में ही। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि सब चीजें पुनः वापस अपने रोल पे आ चुकी हैं, अपनी ऊंचाइयों पे लगातार आ रही हैं, एक्टिविटीज नॉर्मल हो चुकी हैं और गतिविधियां तेजी गति से बढ़ रही हैं। लेकिन जो महंगाई की बात है, देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात है तो अभी पीछे रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े जारी हुए थे, जिसमें जनवरी के महीने का इन्फ्लेशन जो है 4% के ऊपर के आसपास था। तो वो एक रीजनेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है और मुझको नहीं लगता है कि अभी ऐसी कोई स्थिति, विस्फोटक स्थिति है जिसके आधार पर ये कहा जाए कि जनता में त्राहिमाम सा हो रहा है। देखिए, अब जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात है, ये नेचुरली इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। लेकिन आप उसके साथ साथ ये देखिए कि सरकार ने पिछले कई सालों में जो अपना फोकस किया हुआ है वो अल्टरनेट एनर्जी के यूज पे किया हुआ है। आज सीएनजी जो है वो टैक्सीज और बसेस में उसका मैक्सिमम यूज है, वो बहुत चीप फ्यूल कहा जाता है। इसी तरह अब सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे अपना एक फोकस कर रही है, सोलर एनर्जी के लिए वो फोकस कर रही है। तो इन तीन जो चीप एनर्जीज के सोर्सेज हैं उसमें कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि पिछले 6 सालों में बहुत एक मेजर बदलाव आया है, जिसकी वजह से आज पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने के बावजूद डेली दिनचर्या जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें उसके वो विस्फोटक प्राइसेस में इन्फ्लेशन नहीं दिख रहा है, जो कि पहले एक जमाना ऐसा था कि हमारा रिटेल इन्फ्लेशन जो है 10 से 12% दो डिजिट में हुआ करता था। आज वो 4% के लेवल पे है। तो मुझको लगता है कि रीजन अभी सरकार वेट एंड वॉच मूड में है और जैसे ही जैसे चीजें प्रोग्रेस होगी, मुझको लगता है सरकार उसी आधार पे अपने पेट्रोल और डीजल में हुई बढ़ोतरी को जनता को राहत देने को सोचेगी। चलिए, जालोर से बात कर लेते हैं। सुरेश धवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जालोर से। सुरेश, क्या कुछ वहाँ के लोगों का कहना है, कैसे लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं महंगाई को लेकर? क्या कुछ उन्होंने अपनी दिनचर्या में, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में बदलाव किया है? जिले में जिस तरह से देश प्रदेश में पेट्रोल व डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों की कमर टूट गई है। और जालोर की बात करें तो जालोर शहर से जिले भर में लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि लोगों से भी हमने बातचीत की तो लोगों का कहना है कि
जिस तरह से प्रदेश में और केंद्र सरकार, जिस तरह केंद्र की सरकार आई है, केंद्र में उस लगातार जो है पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि टैक्सी चालक और ग्रामीण क्षेत्र के जो टैक्सी चालक होते हैं वो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उस लोगों का कहना है कि हम पूरे दिन में 200-300 रुपए की कमाई करते हैं और जिससे हमारा जो है घर चलता है और जिससे हम रोजी रोटी को कमा सकते हैं। जी भानु जी, चलिए ठीक है। जोधपुर से हमारे साथ जितेंद्र डूडी हैं। जितेंद्र, जिस तरह से लोगों ने आपको बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम से वो काफी प्रभावित हो रहे हैं, सब्जियों के दामों को लेकर, रसोई को लेकर गृहिणियों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल बानू, बताना चाहूंगा कि एक फिल्म आई थी महंगाई डाइन खाए जाए, उसी तर्ज पर महिलाओं का यही कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है एक डाइन की तरह है, यानी जितना भी जो सेविंग है उनकी वो पूरी खत्म होती जा रही है। उनको ये डर है कि अब वो अपना परिवार कैसे पाले, क्योंकि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनकी सर्विस नहीं है, जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, इस तरह के लोगों को ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। साथ सब्जियों की जो बात की आपने कि सब्जियों को किस तरीके से, मैं बता दूं जोधपुर में सब्जियों के भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं, चाहे वो लहसुन हो, चाहे मिर्ची हो या अन्य सब्जी जो आलू या सूखी सब्जी है, ये हर सब्जियों के भाव हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो हैं, राजस्थान की बात करने तो राजस्थान में अक्सर देखा जाता है कि साल की सब्जियां वो है घर पे बनाते हैं, चाहे बड़िया है, राबोड़िया, इस तरीके। तो जो हरी सब्जियां उसके बजाय सूखी सब्जियों को बनाने का काम शुरू कर दिया है लोगों ने, क्योंकि अभी वो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हरी सब्जियां खा नहीं पा रहे हैं, और जो बढ़िया है, राबोड़िया, इस तरह की सब्जियां जो है राजस्थान में अधिक खा रही जा रही है। तो कहीं ना कहीं महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है तो महिलाओं को सबसे ज्यादा चिंता सता रही है कि वो अपना परिवार, घर गुजारा कैसे चलाएं, क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका घर चलाने में महिलाओं का होता है, और महिलाएं ही इस महंगाई के मार ज्यादा झेल रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है। यही दिक्कत जो है अब पूरे जोधपुर, राजस्थान और पूरे देश में देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से पेट्रोल के भाव बढ़े हैं उससे हर चीज में महंगाई बढ़ेगी, और यही महिलाओं का कहना है कि ये महंगाई जो है कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा ना हो जाए कि हमें जो है बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। जी भानु जी बिल्कुल। रमेश पुरोहित जुड़े हुए हैं। रमेश पुरोहित, आपने सुना पवन धवन जी को, जो अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि आंकड़ों के मुताबिक तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम महंगाई की चर्चा करें, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा महंगाई उस आंकड़े को वो नहीं छू पाई है कि हमें चिंतित होना चाहिए। हाँ, सरकार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हो सकती है और जल्द इस पर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, लोगों को किसी ना किसी योजना के तहत किसी ना किसी तरह से राहत दे सकती है। तो क्या अभी ये मान लिया जाए कि जिस तरह से लोग अभी परेशान हैं, लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, सरकार से जल्द वो हमें मिल सकती है? जी जाल में नहीं फंसता, उसको तो शाम को रोटी चाहिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए या बिजली पानी की जो रेटें बढ़ रही है उससे निजात चाहिए, पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों से निजात चाहिए। उनको आंकड़ों से कोई सरोकार नहीं होता। आप किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए कि महंगाई 2% पे आ गई, 1% पे आ गई, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनसे तो ये मतलब है कि दूध के दाम 20 रुपए 30 रुपए होंगे, या जो है सब्जियों के भाव जो है आलू और प्याज से जब सरकारें बदल जाती है 80 रुपए किलो, 100 रुपए के किलो भी जो है आलू प्याज लेते हुए लोगों को देखा है। तो उनकी ये मजबूरी है कि अगर आपको आलू खाना है या प्याज खाना है तो वो लेगा। लेकिन आप आंकड़ों के भ्रमजाल से अगर हम बचना चाहें तो सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति कहां तक जाके कि एक सीमा तक आने के बाद में उसको भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए। अभी तक तो सिचुएशन कंट्रोल में है, और अगर कंट्रोल से अगर बाहर हो गई तब क्या होगा, तो देखने से और समझने से नहीं होता, एक्शन की जरूरत होती है। और आज लोग एक्शन मांग रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल में किया जाए ताकि इससे
जो अन्य जो उत्पाद जो महंगे होते जा रहे हो। और एक बात ध्यान में रखें कि एक बार जो कीमत फिक्स हो जाती है बाजार में, अगर मान लो 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि दाल अगर 120 है तो वो आपको 40-50 रुपए में या 60 रुपए में मिलेगी। भूल जाओ इस बात को। लिहाजा एक बेंचमार्क जब महंगाई का बन जाता है तो उससे कम आने में उसको जरूर टाइम लगता है। लेकिन सरकार ने भी कोरोना काल के दौरान है जो पैसा जो इकट्ठा किया था, 1,75,000 करोड़ का जो बेल पैकेज आउट दिया था, उसको भी बीते हुए लगभग 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया। तो वो जो पैसा जो इंडस्ट्रीज को दिया गया है या आर्थिक चक्र को चलाने के लिए जो पैसा जो रिलीज किया गया था सरकार की तरफ से, उसका भी लाभ अभी तक जो है दिखाई नहीं दे रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं या बेरोजगारों की संख्याओं में कमी हो गई है या लोगों को जो है नौकरियां मिलने लग गई है या प्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त हो गया है कि उसका जो फ़ायदा है वो लोगों को मिलने लगा है। तो निश्चित रूप से अभी तक उसका असर देखने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर के संवेदनशील होती भी है और होनी भी चाहिए कि किस तरह से जो अपने देश की जनता जो महंगाई से त्रस्त है उसका जो है निराकरण किया जाए। एक लोक कल्याणकारी राज्य की यह अवधारणा होती है कि उसके राज्य में उसके देश में जो है लोग आसानी से जितने इनकम ऑफ सोर्स होता है उसमें लिमिट में रह के हुए खर्चा करें और थोड़ा बहुत। और ये हिंदुस्तान की संस्कृति की खासियत है कि हम बचत में विश्वास करते हैं। इसीलिए जो बुरा वक्त आता है, आर्थिक मंदी का जब दौर आता है तो हम लोग उससे ज़्यादा जल्दी उबर जाते हैं। दुनिया भर के जो है आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, 2008 का वक्त हो या उसके बाद का भी वक्त हो, तो हम लोगों में एक ये खास बात है कि हम 100 रुपये अगर रोजाना का कमाते हैं तो 70-80 रुपये में खर्च कर करके भी 20-30 रुपये बचा लेते हैं। यो 20-30 रुपये जो बच करके एक लंबे समय तक अगर चलता तो आपके पास में इतना होता है कि आप थोड़ा सा वक्त उससे निकाल लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि रोजाना अगर अप डाउन होता है। एक जमाने में पेट्रोल और डीजल के भाव रोजाना की तरह से तय नहीं होते थे। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए सरकारों को कि ये जो निर्णय लिया या जो फैसला लिया कि रोजाना जो है अप एंड डाउन होगा, ये जो अब लोगों को पता ही नहीं लगता कि कभी 10 पैसे आज बढ़ गए, 20 पैसे बच गए। इस तरह से जब आप 10-15 रुपए बढ़ते हैं तब आपको लगता है कि 100 रुपए से 85 रुपए का जो पेट्रोल हो गया, 90 रुपए का पेट्रोल हो गया। उस जमाने में आपको पता भी नहीं चलता था कि पेट्रोल की कीमतें किस तरह से। लेकिन डेली बेसिस पर जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो चढ़ाव ही चढ़ाव देखा, उतार में बहुत कम ऐसी गुंजाइश या ऐसे कम अवसर है जब आप 1 रुपए में जो है इंक्रीज करते हो। तो बिल्कुल रमेश पुरोहित जी, ऐसा बहुत कम अवसर आए हैं कि उतार कम देखे हैं, चढ़ाव यहाँ पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में अधिक देखने को मिला है। जी रमेश पुरोहित जी, मैं रोकूंगा आपके यहाँ पर। पवन धवन जी, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज तय होती हैं और बढ़ती ही जाती हैं और बढ़ रही हैं, तो क्या अब ये मान लिया जाए या ये लगता है कि अब हमें इसका एक दूसरा भी विकल्प कोई तलाश करना चाहिए और उसको रोजमर्रा की जिंदगी में अब अपना लेना चाहिए? पवन धवन जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी। पवन धवन जी, सवाल यही है कि क्या पेट्रोल डीजल का कोई विकल्प भी तलाश कर लेना चाहिए? नहीं, विकल्प तो आज देश के सामने, देश की जनता के सामने विकल्प के रूप में चीजें आ चुकी हैं। एक तो सीएनजी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मैक्सिमम धीरे धीरे सीएनजी का प्रचलन शुरू हो चुका है। और उसी तरह हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो अब उनका भी देश में आने का रास्ता खुल चुका है। धीरे धीरे उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसका बेस डेवलप होगा जो कि बहुत ही किफायती होगा एज कंपेयर टू ऑयल प्रोडक्ट्स। दूसरी जो आपकी बात थी कि प्राइस का निर्धारण जो है अब डेली होता है और पहले नहीं होता था। देखिए, पहले क्या सिस्टम था, ये यूपीए की सरकार में ही ये डिसीजन हो चुका था। यूपीए की सरकार में क्या होता था कि जो भी प्राइस वेरिएशन होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑयल कंपनीज को सब्सिडी के रूप में देती थी जी, और प्राइस का निर्धारण सरकार तय करती थी पब्लिक इन ऑयल कंपनीज के माध्यम से। तो वो ऑयल प्राइस फिक्स होता
था और ये जो वेरिएशन होता था, ये वेरिएशन सरकार जो थी वो सब्सिडी के माध्यम से इनको देती रहती थी। अब चूंकि ये यूपीए के सरकार में ही तय हुआ था कि हम एक फेज्ड मैनर में जो सरकारी कंपनीज को जो सब्सिडी दी जा रही है ऑयल प्रोडक्ट में, हम उसको एक फेज्ड मैनर में खत्म करेंगे। ये 2014 से पहले ही ये निर्णय इम्प्लीमेंट हो चुका था और 2016 आते आते ऑयल और डीजल में जो भी सब्सिडी का पोर्शन था वो खत्म होके इसको एक फ्री इकोनॉमी में कर दिया था और इसका प्राइस निर्धारण भी यूपीए की सरकार के समय ही तय हो गया था कि ये डेली, पहले 15 दिन का साइकिल था, फिर वो डेली बेसिस को कर दिया गया कि ये डेली बेसिस पे ऑयल प्राइस के पिछले 15 दिन के एवरेज के आधार पे एक फॉर्मूला तय किया गया और उस फॉर्मूले के हिसाब से ये प्राइसेस का फिक्सेशन हो चुका है। अब सरकार को ये चाहिए कि क्या एक बीच में अभी पुरोहित साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो एक चीज प्रचलन में हो जाती है उसको वापस ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझको लग रहा है कि सरकार स्वयं भी ये ऑयल और पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों का निर्धारण भी कमोबेश इसी प्रिंसिपल पे तय कर रही है कि पब्लिक क्या अफोर्ड कर सकती है। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस $80 $60 से गिरकर $20 आए थे, उस वक्त उन्होंने कमी मार्केट में उसकी कमी ना करके अपने टैक्सेस को बढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त मालूम था कि पब्लिक जो है 70 से 80 रुपए पेट्रोल या डीजल के दाम को एक्सेप्ट कर चुकी है। तो वहां पे जो पब्लिक के में एक जो एक्सेप्टेंस है वो मेजर रोल प्ले कर जाता है। इसी ढंग से लगातार बढ़ा लेकिन सरकार ने वो पास ऑन नहीं किया। तो एक नॉर्मल इन्फ्लेशन प्रेशर को लेते हुए, परसेंटेज को लेते हुए अगर हम कहें कि अगर 2 साल पहले 80 रुपए बढ़ रहा के हिसाब से पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा था तो एक नॉर्मल इन्फ्लेशन के हिसाब से, लेकिन चूंकि अब पीछे इधर लगातार जो है तकरीबन $35 एक एवरेज रेट था, वहां से शूटअप होकर $63 हो गया है। तो अब सरकारों को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जो उन्होंने उस वक्त एक्साइज की ड्यूटी को बढ़ाया था अपने राजस्व को बढ़ने के लिए, अब जब इकोनॉमी वापस पूरे रिकवरी मोड पे आ चुकी है और पूरी रिकवर हो चुकी है, वी शेप रिकवरी हो चुकी है, तो अब जनता को इस पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी से जरूर राहत देनी चाहिए और वापस 80-85 रुपए का जो एक नॉर्मल पब्लिक की एक्सेप्टेंस पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की है, उसी रेंज में सरकार को चाहिए कि ये प्राइसेस रखे। जी बिल्कुल रमेश पुरोहित जी, जिस तरह से सुना आपने अभी पवन धवन जी को कि अब कहीं ना कहीं सरकारों को जो उनकी जो रिकवरी हो चुकी है अब उस पर से जो टैक्स जो बढ़ाया था उसको कहीं ना कहीं हटा लेना चाहिए, तो सरकार देरी क्यों कर रही है इस चीज में? फिर क्वेश्चन मुझसे है? जी नहीं रमेश पुरोहित जी से कई पहलू पॉलिटिकल भी है, आर्थिक जो है चक्र भी है और तीसरा है कि ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो दुनिया भर के मार्केट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और जब से ओपन मार्केट शुरू हुआ 90 के दशक से जो आर्थिक जो एक बदलाव का दौर शुरू हुआ उसमें आप अछूते नहीं रह सकते, एक तरफ नहीं रह सकते। दुनिया के और जो मुल्कों में जो हो रहा है उसका भी असर आपके ऊपर पड़ता है। लिहाजा पेट्रोल अगर $20 हो या $60 हो उसका भी असर जरूर पड़ता है सरकारों के ऊपर और देश पर। लिहाजा आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चेंजेस हो रहा है, जो इकोनॉमिक जो बदलाव देखने को मिल रहा है उसका निश्चित रूप से असर पड़ता है और यह सरकारों के ऊपर एक मजबूरी के रूप में आ जाता है, एक बंधन के रूप में उनको भी काम करना पड़ता है। लिहाजा लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान रखना सबसे बड़ी जो है किसी भी लोक कल्याण के लिए सरकार के लिए एक दायित्व भी होती है, जिम्मेदारी भी होती है। जब आपके जो प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो सरकार ने जो एलोकेशन ऑफ फंड्स जो इकट्ठा किया है उसको भी रिलीज करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वह उन पैसों को जो इकट्ठा कर रखा है रिजर्व फंड, उसको जो बुरा वक्त जब आता है तब आप उसको रिलीज कर दें। एक ज़माने में पेट्रोल और डीजल जो है 120 रुपये 130 रुपये बैरल भी हुआ करता था। आज अगर उसके बेंचमार्क अगर $60 के आसपास भी अगर निकल रहा है तो $20 और $120 जो बैरल के बीच में जब आता है तो अभी हाफ
आधे पे ही वो अटका पड़ा है। तो आधे पे अटकने का मतलब ये है कि अगर 20-30 रुपए अगर डॉलर जो आपके बैरल अगर चल रहा है और 120 तक भी चल रहा है, तब भी लोग 80 रुपए ही देते थे। आज भी अगर मान लो वो 80, 90, 100 रुपए दे रहे हैं, तो लिहाजा बात वही आके अटकती है कि आपके एलोकेशन ऑफ फंड्स जो रिजर्व पड़ा है, अगर वो बुरे वक्त में थोड़ा रिलीज कर दिया जाए, लोगों को किसी तरह से आज की तारीख में लोगों को जो है आर्थिक रूप से किसी भी तरह की जो है मध्यम वर्ग को खास करके जो है सुविधाएं नहीं मिल रही है, आसानी नहीं हो रही है घर खर्च चलाने के लिए। और कोरोना के जो परिस्थितियां पिछले साल भर से पूरी आर्थिक व्यवस्था रुकी पड़ी थी, ठप हो गया था, पूरा बिजनेस ठप हो गया था, पूरी दुनिया जो है एक तरह से लॉकडाउन में चली गई थी आर्थिक रूप से। हाँ, अब धीरे धीरे जो है वो चक्र चलने लगा है और इसका भी असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आप यह मान के चलिए कि इतना जल्दी जो है लोगों को जो एक लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप उद्योग और व्यवसाय को पुनर्गठन करने के लिए जब बेल पैकेज आप जारी करते हो, तो उसमें जो है मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से वो लोग जो रोजाना जो कमाने वाले हैं, उन लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, उनको सहूलियत भी चाहिए, लेकिन जो परचेजर है उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनियां जब इस तरह का बेल आउट का फायदा तो ले लेती है, लेकिन वो आगे ट्रांसफर नहीं कर पाती। जब आप उसका फायदा ट्रांसफर लोगों की जेब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक यह दुष्चक्र चलता ही रहेगा और ये महंगाई का जो एक चक्र है वो बिल्कुल चलता रहेगा। लिहाजा सरकारों में अब वक्त आ गया है कि वे लोग अपनी जो है सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को ध्यान में न रखते हुए सोशल वेलफेयर की तरफ अगर ध्यान दें, लोगों को महंगाई जो सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है, जो एक चिंता का कारण होता है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा है, तो सारी गतिविधियां कहीं न कहीं प्रभावित होती है। लिहाजा अब वो वक्त आ गया है कि सरकारों को उस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि कि जो रिजर्व फंड एलोकेशन जो आपके पास में पड़ा है उसको भी वो रिलीज करे, और जब वो रिलीज करेगा लोगों की जेब में पैसा आएगा, उनकी खरीदारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन जो सिस्टम राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार कम करे। जी रमेश, रोकना चाहूंगा मैं आपको। जितेंद्र, तो इसको लेकर वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल नेता हैं, पक्ष के विपक्ष के, उनका क्या कुछ कहना रहा जोधपुर में? देखिए बानू, बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता जो हैं लगातार केंद्र सरकार को कोस रहे हैं और केंद्र सरकार जो ये कह रही है कि राज्य सरकार वेट जो है लगा देती है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टियां हैं आमने सामने अपने दोनों बयानबाजी चलती रहती है। आज भी हमारे कई कांग्रेस नेताओं से जो बात हुई है, कांग्रेस नेताओं से भी हमने जाना कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या कि जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले कांग्रेस की सरकार देखिए, उस समय हमारे 70 रुपए 65 रुपए जो दाम थे, और पिछले 5 और 10 सालों की बात करें, 5-7 सालों की बात करें, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार आने के बाद जो है ये दाम बढ़े हैं। वहीं भाजपा के जो नेता हैं उनका कहना है कि राज्य सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं जो अपना वेट कम करे, तो जो राज्य की जनता है उनको निश्चित रूप से अन्य राज्यों के मुकाबले, जिस तरह से गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुछ तेल है वो 100 रुपए से कम है, लेकिन राजस्थान में 100 रुपए से ज्यादा है। तो जिस तरीके से वेट जो ये लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी जो कमी हो, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये राजस्थान की जो बढ़ती हुई महंगाई है या तेल बढ़ रहा है उसकी कमी लाई जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। पवन धवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों का जो दर्द है महंगाई को लेकर वो अब छलकने लगा है और शायद ये दर्द सरकार के कानों तक अब जरूर पहुंचेगा और सरकार से जो उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि राहत का वो इस दर्द पर मरहम लगाएं, तो उम्मीद है कि सरकार जल्द इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।